गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी तक हिस्ट्री में लगभग आपका 4 से 5 वीडियो SKMU यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का 4 से 5 वीडियो हम अभी तक दे चुके हैं। आप लोग देख चुके होंगे कि कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो उसी कड़ी को लेते हुए अगला वीडियो जो है आपका है, यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सेमेस्टर 2 में जो आपके यूनिवर्सिटी में सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है ना। सीथियन राजनीतिक, लेकिन ध्यान में देने वाली बात यह है कि 4 से 5 वीडियो दे चुके हैं और पहले ही हम लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि जो हिस्ट्री की क्लासेस है, चूँकि विद्यार्थियों का कॉल बहुत ही ज़्यादा आया था, है ना, तो हम लोगों ने एकदम मिनिमम फ़ी, नॉमिनल फ़ी में ये कोर्स को लॉन्च किया था। बहुत हमको लग रहा है कि 400 से लेकर के शायद 500 के बीच में ही हम लोगों का ये जो कोर्स लॉन्च हुआ है। धनबाद DMA एप्लीकेशन पे ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम बात ये कहना चाह रहे हैं कि लगभग अब जितना फ्री कंटेंट का था आपको दिया जा चुका है। मिनिमम फ़ी है, आप जा कर के कोर्स में परचेज कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा है ना कि हम लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तो कुछ रिज़ल्ट हम लोगों को भी मिलना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा PPT बनाना पड़ता है, बहुत तरह का चीज़ें होती है। तो एक अभी तक ये लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद जितना भी सारा वीडियो होगा वो आपको हमारे DMA एप्लीकेशन पे मिलेगा, है ना। जितने भी बच्चे सब्सक्राइब किए हैं अच्छी बात है, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जा कर के वहाँ से DMA एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और आप वहाँ से क्लास कर पाएंगे। हाँ, तो अभी हम लोग मौर्योत्तर काल से पढ़ना स्टार्ट किए हुए हैं। मौर्योत्तर काल के बाद शुंग वंश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। शुंग वंश को पढ़ने से पहले हम आपको हिस्ट्री का कुछ परिचय करवाए थे। उसके बाद बैक्ट्रियन साम्राज्य का स्थापना हुआ था। फिर अब हम लोग देखेंगे सीथियन की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। यहाँ पे जब भी बात आ रही, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में ही उन लोगों ने किस प्रकार शासन प्रशासन किया, है ना, कैसे अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया, मतलब यही सब चीज़ हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहला चीज़ है, यहाँ पे एक वर्ड आया सीथियन। इसी को समझने से पूरा का पूरा आपका ये पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। जो भी PPT हम लोग का है वो समझ में आ जाएगा। सीथियन ईरानी भाषी लोगों का एक खाना बदोश समूह था। एक्चुअली ये ईरान से थे, समझ में आ रहा है ना, कौन? सीथियन। ईरान की भाषा बोलते थे और ये खाना बदोश समूह का मतलब ये ट्राइब थे, समझ में आ रहा ना। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में नोमैड्स, है ना, क्या बोलते हैं? नोमैड्स। इसका मतलब समझ जाइए। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको, सॉरी मतलब जो भी हम लोग PPT दिए हैं ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाइएगा। हम लोग का लाइट भी आ गया, शायद पता भी नहीं चला, है ना। एक हम लोग का टेस्टिंग था, वो टेस्टिंग भी आज हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सीथियन ईरानी भाषा लोगों का एक खाना बदोश। इसको बहुत अच्छे तरीके से यदि समझ जाते हैं तो पूरा का पूरा ये पैराग्राफ आपको PDF समझ में आ जाए। खाना बदोश का मतलब होता है एक ऐसी जनजाति होती है जो व्यापार के लिए एक देश से दूसरे देश भ्रमण करती है। समझ में आ गया ना। इनका एक ही मकसद होता है, इनका अपना कोई घर दुआर, मतलब एक टाइप से बंजारा बोल सकते हैं ना। इनका अपना कोई रहने खाने का जगह नहीं होता है। हाँ, व्यापार के लिए एक देश से दूसरे देश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ये लोग भ्रमण करते हैं। तो कुछ यही चीज़ था कि सीथियन ईरानी भाषा लोगों का एक खाना बदोश समूह है जो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं ईस्वी तक यूरोपियन स्टेप में फला फूला, है ना, यूरोपियन स्टेट में फला फूला। उनका क्षेत्र पूर्वी यूरोप से यूराल पर्वत, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यूराल पर्वत के पार चीन की सीमाओं तक फैला हुआ था। अपनी गतिशीलता और घोड़े और तीर अंदाजी कौशल के लिए जाने जाने वाले सीथियन प्राचीन दुनिया में एक जबरदस्त उपस्थिति स्थापित की। देखिए ये लोग बहुत ही, मतलब देखा जाए तो घुड़सवारी में या फिर युद्ध स्तर पर देखा जाए या फिर शिकार करने में ये बहुत ही ज़्यादा कौशल थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा निपुण थे, है ना। क्यों? क्योंकि ये लोग खाना बदोश, मतलब एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, है ना। इन लोगों के अंदर का टैलेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा टैलेंट था, ठीक है। तो अब चलते हैं, आप मतलब स्टूडेंट्स
सीथियंस क्या है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इनके राजनीतिक संगठन को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है इनका राजनीतिक संगठन। तो जनजातीय परिसंघ, सीथियन जनजाति के एक ढीले संघ में गठित थे, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में ये लोग गठित थे। प्रत्येक का नेतृत्व एक सरदार करता था, जैसे बोला था ना कि हर कबीले में एक सरदार हुआ करते थे, तो उसी प्रकार से ये जनजातियां बाहरी खतरे या बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों के दौरान एक उच्च राजा के अधीन एकजुट हो गई। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना स्टूडेंट्स कि ये जो है ना, ये जनजातियां छोटे छोटे समूहों में विभाजित थी और हर समूह का एक क्या होता था, राजा हुआ करते थे। लेकिन यदि किसी तरह का कोई बड़ा खतरा हो, कोई बड़ा काम करना हो, तो ये छोटे छोटे सरदार भी एक बड़े सरदार के अंदर काम करते थे, मतलब सब एकजुट हो जाते थे। यही इनकी सबसे बड़ी खूबियां थी, है ना। यही है इनका जनजातीय परिसंघ। इतना से ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब आगे आते हैं उच्च राजा। अब छोटा छोटा सरदार है, अब उच्च राजा का चयन कैसे किया जाता था इसको थोड़ा सा समझते हैं। कोई बात नहीं है, हम लोग का बस 1 सेकंड के लिए लाइट फ्लक्चुएट हुआ था, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो एक सिंपल सी बात बताते हैं कि जो छोटे, जैसे हर छोटे छोटे राजाओं में एक बड़ा राजा होता है, समझ में आ रहा ना। तो उन बड़े राजाओं का जो चयन है वो कैसे करते हैं, एक बार हम इसको ऑन कर लेते हैं, है ना। हाँ, चलिए आ गया, तो चिंता करने का कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे, इसी पार्ट में थे। क्या पार्ट में थे कि उच्च राजा का जो चयन हुआ वो कैसे हुआ, थोड़ा सा समझते हैं। उच्च राजा को अक्सर सबसे शक्तिशाली जनजाति से चुना जाता था। बहुत ये वर्ड है ना, इसी में आपका बहुत ही क्लियर हो गया होगा। देखिए उच्च राजा को मतलब जो छोटा छोटा जब पार्ट होता था ना, उसमें से भी सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली होते थे उसी में से उच्च राजा का चयन हुआ करता था और उनका संघ पर प्रभाव होता था। हालांकि उसकी शक्ति व्यक्तिगत सरदारों की स्वायत्ता से संतुलित होती थी, मतलब उनका जो शक्ति है और सारे राजाओं से कोई ऐसा मतलब नहीं होता था, सबका अपना अपना कार्य होता था, सब अपने अपने तरीके से करते थे। लेकिन ये ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, जब कभी संघ का जरूरत पड़ता है तब उस समय ये फैसला लिया करते थे। अब जो अगला बात हमारे पास आता है, सरदार और उच्च राजा। तो जो सरदार तो समझ गए हैं, छोटे छोटे पार्ट में जो बटे होते थे, और उच्च राजा, ये दोनों में कैसे व्यवस्था को स्थापित किया जाता था। स्थानीय सरदारों ने स्थानीय शासन, न्याय और सैन्य अभियानों का प्रबंधन। देखिए कभी भी कोई छोटा सरदार हो या फिर बड़ा राजा हो, तो उनका भी एक सैन्य अभियान होता है, तौर तरीका होता है राजपाट चलाने का। तो उसी कड़ी में यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि स्थानीय सरदारों ने स्थानीय शासन, न्याय और सैनिक अभियानों का प्रबंधन करते हुए अपनी जनजातियों के भीतर महत्वपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल किया और उनका अधिकार वंशानुगत था, जो कुलीन परिवार से होकर के जाता था। बहुत ही सिंपल बात है कि ये भी जो सरदार हुआ करते थे ये वंशानुगत था, मतलब समझ में आ रहे हैं कि राजा का बेटा ही राजा, राजा का बेटा ही राजा, ऐसे ही आगे बढ़ता, या सरदार का बेटा ही आगे सरदार हुआ करता था। उच्च राजा के विभिन्न जनजातियों के प्रयासों का समन्वय था। जो उच्च राजा थे वो हर एक जनजाति, मतलब हर एक ग्रुप को मिला करके एक उच्च राजा बनाया था, तो इसको सबों के बीच समन्वय बना करके रखना पड़ता था। क्लियर है ना। विशेष तौर पे सैन्य अभियानों के दौरान उन्होंने कूटनीति और युद्ध के लिए एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में कार्य किया। जब कभी वैसा युद्ध का जरूरत पड़ता था तो किस तरीके का कूटनीति होना चाहिए, है ना, ये उच्च राजा के जिम्मे पर ही होता था। तो ये सरदार और उच्च राजा को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब जो आगे हमारे पास है वो क्या है, शासन और प्रशासन कैसे चलाते थे। तो कुलीन की परिषद देखा जाए, कुलीन की एक परिषद जिसमें प्रमुख सरदार और आदिवासी बुजुर्ग भी होते थे, है ना।
कुलीन परिवारों की एक परिषद होती थी जिसमें से प्रमुख सरदार और आदिवासी बुजुर्ग शामिल थे। उन्होंने उच्च राजा को सलाह दी। इस परिषद में यह सुनिश्चित किया कि प्रमुख निर्णय में जनजातियों की सहमति हो, जिसमें संघ के भीतर एकता और सहयोग का बना रहे। देखिए क्या बोला जाता है कि उच्च वर्ग के लोग ही शासन में रहते थे, तो जो क्या बोलते हैं जो आदिवासी लोग थे, है ना, उन लोगों ने ये बताया कि हम जनजातियों का भी यदि सहयोग और सलाह लें तो क्या होगा कि संगठन और मजबूत होगा, कुछ इसी प्रकार से। फिर निर्णय लेना, निर्णय अक्सर सामूहिक रूप से लिए जाते थे। देखिए ये जनजाति है, नोमैड्स हैं, तो किसी एक पर निर्भर तो नहीं हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे दलों में होते हैं, फिर आपस में क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। तो कोई भी निर्णय लेने के लिए सबों का विचार आना बहुत जरूरी होता था, है ना, और सबों का समर्थन पे ही ये विचार टिका हुआ होता था। विकेंद्रीकृत शक्ति, ये भी आपको जानना पड़ेगा। देखिए सारा पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि प्रत्येक जनजाति को काफी स्वायत्तता प्राप्त थी और वे अपने मामले में स्वतंत्र रूप से प्रतिबंधित करते थे। इसे विकेंद्रीकृत शक्ति संरचना ने स्थानीय मुद्दों और लचीलेपन और त्वरित प्रक्रिया की अनुमति दी। देखिए हर कबीले का जो सरदार है ना, वो उसका अपना एक सोच था, उसके पास अपनी शक्ति थी, इसी को बोला गया विकेंद्रीकृत शक्ति। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सैन्य संगठन क्या था। खानाबदोश युद्ध। खानाबदोश युद्ध का मतलब, खानाबदोश जो वर्ड है इसको हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं स्टूडेंट्स, कि क्या है कि ये व्यापार के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, है ना। अब देखा जाए तो सीथियों ने घोड़े और तीर अंदाजी में, अब है ना सैन्य संगठन है तो पहले ही हम आपको बता दिए कि तीर अंदाजी में ये लोग काफी एक्सपर्ट थे। कौन? सीथियंस। हाँ, तीर अंदाजी घुड़सवारी में ये लोग काफी एक्सपर्ट थे और अपनी गतिशीलता का उपयोग युद्ध में मतलब इनको लाभ मिलता था। उनके मिश्रित धनुष शक्तिशाली और प्रभावी थे, जिसमें वे तेजी से हमला कर सकते और दुश्मन को जवाब देने से पहले पीछे हट सकते थे। समझ में? मतलब ये लोग देखा जाए तो अक्सर अपना समय जंगलों में बिताया करते थे, तो मतलब ये काफी तीरंदाजी घुड़सवारी से परिपूर्ण थे। हिट एंड रन रणनीति, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। उन्होंने घात और छापे के पक्ष में तीखी लड़ाई से बचते हुए हिट एंड रन रणनीति अपनाई, मारो और भागो, है ना। देखिए उसका कोई अस्तित्व नहीं था कि हम बहुत बड़े सम्राट हैं, हम सामने से ही वार करेंगे, हम पीछे से वार नहीं कर सकते, इसका कोई मतलब नहीं है। ये लोग जहां जब मौका मिले मार देता था। ठीक है, फिर है योद्धा संस्कृति। सीथियन समाज एक मजबूत योद्धा लोकाचार के साथ गहराई और सैन्यकृत था। पुरुषों और महिलाएं दोनों को युद्ध में प्रशिक्षित किया जाता था और लड़ने की क्षमता अत्यधिक महत्व दिया जाता था। देखिए पहले के समय में, देखिए बार बार हम बताते हैं कि जो पारंपरिक राजा हुआ करते हैं उन लोगों का एक ही मकसद होता है कि सेना में सिर्फ और सिर्फ पुरुष लोगों को लिया जाता है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि पुरुष और महिला दोनों को सेना में प्रशिक्षित किया, है ना। क्या किया? दोनों को प्रशिक्षित किया और दोनों के पास क्षमता थी। महान योद्धा। कुलीन वर्ग ने सेना का मूल गठन किया, जो सामने से नेतृत्व करते हुए और अक्सर विस्तृत कवच और मतलब हथियारों से, ये कुलीन वर्ग जो थे वो हाथियों के सेना में और क्या बोल सकते हैं हथियारों से लैस सुसज्जित होते थे। भाड़े की सेवाएं। देखिए सीथियन ने फारसी साम्राज्य सहित अन्य राज्यों के, देखिए ये क्या है ना कि भाड़े पर भी काम करते थे। कहने का मतलब है कि यदि किसी राजा को सैनिक का जरूरत होता था तो वो सीथियन के किसी ग्रुप कबीले में जाते थे और वहां से राजा वहां के सरदार को बोलते थे कि हमें सेना की जरूरत है, तो भाड़े में ये लोग सेना का भी काम किया करते थे। क्यों? क्योंकि ये कुशल योद्धा थे। फिर देखा जाए कि आर्थिक संरचना, देहाती खाना बदोश। सीथियन लोग देहाती खाना बदोश का अभ्यास करते थे। वे मवेशी, घोड़े, भेड़ जैसे पशुओं को चराने पर बहुत अधिक निर्भर थे।
इस जीवन शैली में उनकी जीविका और व्यापार के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया। ये जो देहाती खाना बदोश हैं वो अक्सर क्या करते थे, भेड़ बकरी को चराने का काम करते थे या फिर क्या करते थे, उसी का व्यापार करते थे, उसी पे इन लोगों का जीवन शैली निर्भर था। मवेशी प्रवासन, उन्होंने मवेशी प्रवासन का एक पैटर्न पालन किया था। यह सुनिश्चित करने के लिए उनके पास झुंड में पर्याप्त चारागाह भूमि हो, विभिन्न चारागाहों में चले गए, है ना। वो अधिकतर देखा जाए तो मवेशियों पे ही डिपेंड करते थे और जिस जगह पे मवेशियों के लिए चारागाह मतलब चारा का व्यवस्था होता था वहीं पे वो लोग चले जाते थे। अगला है व्यापार, अंतर क्षेत्रीय व्यापार। सीथियन यूनानी, फारसियों और चीनी समेत पड़ोसी सभ्यताओं के साथ व्यापार में लगे हुए थे। उन्होंने अनाज, कपड़ा जैसी वस्तु, सोने और बढ़िया हथियार जैसी विशिलता वस्तुओं का आदान प्रदान किया। मतलब ये देखिए, ये मतलब हथियार को बनाने में भी एक्सपर्ट थे, है ना। और क्या करते थे, देखिए एक आप लोग हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे क्लास 9-10 में कि पहले के समय में ये लोग क्या करते थे कि पैसा, देखिए मवेशी से ये लोग तो पैसा कैसे कमाते थे। मान लिया जाए इनके पास बहुत मवेशी है, अब कोई क्या है कि जब खेत में उपजाऊ मिट्टी के लिए, है ना, अच्छा फसल के लिए क्या होना चाहिए, मवेशियों का ये क्या बोलते हैं डंग्स का जरूरत होता था, है ना, मतलब जिससे गोबर हम लोग बोलते हैं ना। तो वो क्या करते थे, मवेशी लोगों को वो उसके खेत में बैठा देते थे और रात भर में इसके लिए वो लोग क्या करते थे, चार्ज करते थे कुछ, है ना, ताकि उसके खेत का उर्वरक मतलब क्या फर्टिलाइजेशन पावर बढ़ सके, कुछ इसी टाइप का था। सिल्क रोड, उनके क्षेत्र में सिल्क रोड कुछ हिस्से में शामिल था जो पूर्व और पश्चिम में व्यापार को सुविधाजनक बनाते थे। इस व्यापार नेटवर्क सीथियन को समृद्ध किया और विविध संस्कृति प्रभाव लाया। शिल्प कौशल में ये बहुत ही ज़्यादा थे। सीथियन अपने धातु का अलग अलग तरह का बर्तन और अलग अलग तरह का गहने, औजार ये सब बनाते थे, जानवरों की आकृति वगैरह बनाते थे और जहाँ जाते थे वहाँ ये लोग क्या करते थे, बेचने का काम करते थे, है ना। आर्थिक अस्थिरता, व्यापार, शिल्प कौशल और पशुचारण का संयोजन में एक स्थिर और समृद्ध अर्थव्यवस्था सुनिश्चित थी। ये लोग इसी पर डिपेंड थे। सांस्कृतिक पहलू यदि देखा जाए तो कला और शिल्प में कौशल, सीथियन कला अपने जटिल डिजाइनों और पशु रूपांकनों के लिए, मतलब अलग अलग पशु का वो लोग क्या करते थे, चित्र बनाते थे, जिन्हें सीथियन पशु शैली भी कहा जाता था। उनकी कलाकृति में सोने के गहने, हथियार और सजावटी वस्तुएं भी शामिल होती थी। उच्च स्तर की शिल्प कौशल प्रदान करते, मतलब काफी माहिर थे। मतलब देखा जाए ना, और रीजन भी है माहिर होने का। क्या रीजन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। जब ये एक देश से दूसरे देश भ्रमण करते थे ना, तो वहां के भी वास्तुकला को सीखने का कोशिश करते थे, बस यही रीजन है ना। दफनाने की प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हैं हम लोग कि सीथियन ने विस्तृत दफन अनुष्ठानों का अभ्यास किया। बड़े मतलब सिंपल सी बात है कि यदि सीथियन, देखिए ये बहुत बड़े क्या करते थे, जहाँ पे कब्र में दफनाते थे, मतलब इनके कोई राजा मर गए या कोई सरदार मर जाते थे तो उनको दफनाते थे। तो उनको दफनाने के साथ साथ उनकी ज़रूरत की चीज़ों को भी दफनाते थे, जैसे पोशाक हो गया, औजार हो गया, रुपये पैसे हो गए, नौकर हो गया, है ना। तो ये सब भी चीज़ ये लोग दफना देते थे। तो यही था इन लोगों का जो स्पेशल था। देखा जाए धार्मिक विश्वास, जीवन और बहुदेववाद, सीथियन का क्या है, जीववाद और बहुदेववाद एक रूप अपनाया। प्राकृतिक तत्वों से जुड़े देवताओं और आत्माओं की पूजा की। उन्होंने धार्मिक प्रथाएं और खानाबदोश जीवन शैली में प्राकृतिक दुनिया से गहराई से, चूंकि उन लोगों ने प्रकृति को ही देवता माना। क्यों? क्योंकि वो लगभग जानते थे कि हमारे मवेशी भी प्रकृति पे डिपेंड करते हैं और हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रकृति पे डिपेंड करते हैं, तो वो प्रकृति को ही देवता मानते थे, है ना। क्लियर है, यही सब चीज़ है। प्रमुख देवता में तिब्बती चूल्हा की देवी, पपेश आकाश देवता और आपी, मतलब वही जब आकाश, पृथ्वी, पानी, यही सब की तो पूजा करते थे, जो प्रकृति के बारे में बात है। पुरोहित, पुजारियों का एक वर्ग धार्मिक समारोह आयोजित करता था और देवी देवताओं के बीच मध्यस्थता करने का काम करता था। मतलब आम जैसे कि आज के डेट में भी होता है, देखिए
पूजा करने की जब बात होती है तो हम लोग आज के डेट में भी क्या करते हैं, ब्राह्मण को खोजते हैं। ब्राह्मण क्या करता है, हम लोगों का और देवी देवताओं के बीच मध्यस्थता का कराने का काम करता है। कुछ इसी प्रकार से वहाँ पे भी हुआ करता था। सामाजिक संरचना में यदि देखा जाए स्टूडेंट्स, तो कुलीन और सामान्य जन, सिथियन समाज को कुलीन और सामान्य लोगों के बीच स्पष्ट विभाजन के साथ स्थिरीकृत किया गया है। रईसों के पास जमीन और धन था, जबकि आम लोगों आमतौर चारावाह और कामगार का काम करते थे। जो रईस थे उनके पास जमीन था, आम लोग जो थे उनके पास क्या था, वो वही मवेशी पालन यही सब काम करते थे। देखा जाए समाज में महिलाएं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महिला अन्य प्राचीन संस्कृति की तुलना में सिथियन महिलाओं को अपेक्षाकृत उच्च दर्जा प्राप्त है। ये बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने युद्ध में भी भाग लिया, शिकार में भी भाग लिया, हस्तकला, वास्तुकला, संस्कृत, हर चीज में महिलाओं को भी उतना ही योगदान दिया जाता था। और सारे वंश में देखा जाए और सारे साम्राज्य में तो महिलाओं की प्राथमिकता थोड़ी कम हो जाती थी। क्लियर है? तो कुछ इस टाइप का है। आगे हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक संलयन। विभिन्न संस्कृति के साथ सिंथियन की बातचीत के परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण तैयार हुआ, जो उनकी कला, पहनावे, धार्मिक प्रथाओं में दिखाई देता है। मतलब एक स्पेशल है ना, क्या बोलते हैं कि पहनने ओढ़ने का जो सिस्टम उन लोगों ने बनाया, जिससे पता चलता था कि ये सिथियंस खानाबदोश है ना, मतलब उनकी जाति का पहचान हो जाता था। यही सब कुछ है। इसका यदि हम लास्ट में देखा जाए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इस पर हम बात करते हैं। अच्छा, कुछ यहीं तक था लास्ट पॉइंट ये। तो ये सबसे ये उत्तराधिकारियों का प्रभाव है ना, कि उनकी कैसे सैन्य, संस्कृति, कलाकृति, न्यायिक प्रशासन व्यवस्था, यही कुछ है। इसका जो यदि देखा जाए ऐतिहासिक वृतांत, फाइनली क्या है सिथियंस को हम लोग क्या समझ सकते हैं, तो हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? तो इतिहास का पिता बोला जाता है। किसको? हेरोडोटस को। हेरोडोटस, स्ट्रैबो जैसे प्राचीन इतिहासकारों ने सिथियंस के दस्तावेजीकरण किया, जिससे उनके जीवन के तरीके के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। ये विवरण सिथियन राजनीतिक और प्राचीन विश्व पर इसके प्रभाव को समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण था, है ना। तो यही कुछ है। हम मतलब देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास ये जितना सारा चीज़ हम पढ़ाए हैं, ये हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों चीज़ में हम लोग बाइलिंगुअल दे दिए हैं। तो कोशिश करते हैं कि आज का जो यूनिट 1 का जो पार्ट है वो क्लियर हो जाता है। और ये तो अभी हम आप लोग को ये बताएं, इसमें से भी क्वेश्चन कैसे करना, उसको भी अच्छे तरीके से जब फाइनल हो जाएगा, एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा, तब क्वेश्चन कैसे करना है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ये सब आपको करवाया जाएगा। अभी पहले आपको क्या करवाया जा रहा है, जो पार्ट है उसमें इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही हम रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला जो क्लासेस होगा वो हमारा डीएमए एप्लीकेशंस पे होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।